कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैंने छोटी माँ से कहा, आप अम्मी निमी को भी अपने साथ ले जाइए, इन्हें कीर्ति के पास छोड़ दीजिएगा, पता नहीं हमें वापस आने में कितना टाइम लग जाए। ये सुनकर छोटी माँ ने अम्मी निमी को तैयार होने को कहा और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होने के बाद उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और मौसी के घर के लिए निकल गई। उनके जाते ही हम लोग वापस मेहुल के घर के लिए निकल पड़े। मेहुल के घर पहुंचने के बाद हम लोग छोटी माँ के आने का इंतजार करने लगे। लगभग 2 घंटे बाद छोटी माँ और मौसी आ गई। उन दोनों को एक साथ आया देखकर आंटी को कुछ ताज्जुब हुआ। छोटी माँ थोड़ी देर इधर उधर की बात करती रही। फिर जब वो आंटी को अंकल की तबीयत की बात बताने को हुई तो मैं उठकर बाहर आ गया, क्योंकि मेरे अंदर आंटी के आंसुओं का सामना करने की ताकत नहीं थी। अभी आंटी के ऊपर बीतने वाले पलों की बात सोचते सोचते ही मेरी आंखें भर आईं। ऐसा होना भी जायज था, क्योंकि आंटी से मुझे इतना प्यार मिला था कि उनके रोने की कल्पना ने ही मेरे अंदर एक दर्द का तूफान उठा दिया। मैं अपने आप को रोने से रोकने की कोशिश करने लगा और तभी मेरे कंधों पर अंकल ने हाथ रखा और उन्हें देखते ही मेरे आंसुओं का बांध टूट गया। मैं अपने आप को ना रोक पाया और अंकल से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। अंकल मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। मैं बोला, अंकल मैं कमजोर नहीं हूँ, पर आंटी के आंसू मैं नहीं देख सकता। वो मेरी माँ है, मैं उनके आंसू कैसे देख सकता हूँ? उन्हें भगवान ने ये दर्द क्यों दिया? वो कितना रो रही होंगी, मैं तो उन्हें चुप भी नहीं करा सकता। मैं अपनी बेबसी पर रो रहा हूँ कि मैं अपनी माँ को रोने से नहीं रोक सकता। मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी माँ के आंसू ही नहीं पोंछ सकता। अंकल बोले, तुम चिंता क्यों करते हो बेटे, सब ठीक हो जाएगा। पर अगर तू ही इस तरह से हिम्मत हारेगा तो तेरी माँ को कौन संभालेगा? अपने आंसू पोंछ और ऋचा के पास जा, उसे इस समय तेरी जरूरत है। अंकल की बातों ने मेरे दिल पर तीर की तरह असर किया और मैंने अपने आंसू पोंछे। मैं बोला, नहीं अंकल, मैं आंटी का सामना नहीं कर सकता। मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख पाऊंगा। उन्हें रोता देखूंगा तो मैं पूरी तरह टूट जाऊंगा। अंकल बोले, तुम क्या चाहते हो कि ऋचा रो रो कर मर जाए? मैं बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं अंकल? अंकल बोले, तो फिर ऋचा के पास जाओ। तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि वो मेहुल से ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। तुम्हें देखकर उसे अपने आप को संभालना ही पड़ेगा। अंकल की बात सुनकर मैंने अपने दिल को कड़ा किया और फिर अंकल के साथ अंदर गया। मगर अंदर वही नजारा था जिससे बचकर मैं भागकर बाहर आ गया था। आंटी रो रही थी। मौसी, छोटी माँ और मेहुल उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो थी कि बेतहासा रोए जा रही थी। ये देखकर मेरे कदम अपने आप पीछे होने लगे, लेकिन अंकल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मैंने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की और फिर एकदम से आंटी की तरफ बढ़ा। मैं आंटी के पास जाकर बैठ गया। आंटी ने एक नजर मेरी तरफ देखा और मुझे अपने गले से लगाकर रोने लगी। उनके इस तरह रो रो कर बेहाल होने से ना जाने मेरे अंदर कहां से इतनी ताकत आ गई कि मैंने उनके आंसू पोंछे और कहा, मत रो आंटी, क्या तुम्हें अपने इस बेटे पर भरोसा नहीं है? अंकल को कुछ नहीं होगा। हम उनका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराएंगे और उन्हें अच्छा भला करके आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। इतना बोलने के बाद मेरी आंखें फिर आंसुओं से भर गई। तभी अंकल ने बात को संभाला। अंकल बोले, ऋचा अपना नहीं तो कम से कम इन बच्चों का तो ख्याल करो। देखो तुम्हारा रोना देखकर ये भी रोने लगे हैं। आंटी ने एक नजर मेरी और मेहुल की तरफ देखा और उनके आंसू गिरना बंद हो गए, मगर वो कुछ नहीं बोल रही थी। उन्हें इस बात से बहुत सदमा पहुंचा था। मैं बोला, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आंटी अपने आप को संभालते हुए बोली, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, तुम ये सब कैसे कर पाओगे? आंटी की इस बात का जवाब मौसी ने दिया, और जवाब भी ऐसा दिया जिसकी उम्मीद कम से कम मुझे तो नहीं थी। मौसी बोली, ऋचा, जिन बच्चों के सिर पर 2-2 माँ का आशीर्वाद हो
वो छोटे भले हो पर कमजोर नहीं हो सकते। तुम्हें अपने बच्चों पर विश्वास करना चाहिए। अब मौसी की बात को छोटी माँ ने आगे बढ़ाया। छोटी माँ बोली, दीदी, अनु दीदी ठीक कह रही है। हमारे बच्चे छोटे जरूर है मगर कमजोर बिल्कुल नहीं है। जीजा जी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। मगर आपने यदि अपने आप को नहीं संभाला तो आपके साथ साथ ये बच्चे और जीजा जी भी टूट कर रह जाएंगे। ये वक्त हम लोगों का हिम्मत से काम लेने का है, ना कि बीमारी का मातम मनाने का। छोटी माँ की बातों से आंटी को कुछ दिलासा मिला। उन्होंने अंकल की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, तो तुम लोग कब जा रहे हो और कौन कौन जा रहा है? आंटी की बात का जवाब अंकल ने दिया। अंकल बोले, किसी के जाने की जरूरत नहीं है, मैं और रॉय 2 लोग ही जाएंगे। मेहुल यहाँ रहकर तुम्हारा ख्याल रखेगा। अंकल की ये बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। अभी इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता तभी डोरबेल बजी और सब दरवाजे की तरफ देखने लगे। मेहुल ने जाकर दरवाजा खोला तो अम्मी, निमी और कीर्ति अंदर आती हुई नजर आई। उन्हें देख सब चौंक गए कि ये लोग इधर कैसे, मगर दूसरे ही पल पापा ने अंदर कदम रखा। पापा अंदर कदम रखते ही बोले, इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। वो तो मुझे दिनेश से काम पड़ा और मैं उसके ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि उसके घर से अचानक फोन आ गया तो वो घर चला गया। घर पहुंचने पर मुझे पता चला कि ये सब बात हुई है और मैं अपने आप को यहाँ आने से नहीं रोक पाया। अब जरा खुलकर बताइए कि बात क्या है। फिर अंकल ने पापा को सारी बात बताई। पापा कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे एक दोस्त डॉक्टर GD दुबे मुंबई के बड़ी हॉस्पिटल में कैंसर विशेषज्ञ है, आप उनसे मिल लीजिए, वो आपको सही सलाह देंगे। पापा की बात सुनकर अंकल बोले, मेरा इलाज वही कर रहे हैं और उन्होंने ही ये सलाह दी है। पापा बोले, तब तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस जाने की तैयारी कर लीजिए, बाकी की बात मैं उनसे कर लूँगा और यदि जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊँगा। अंकल बोले, मेरी जाने की सारी तैयारी है, मैं और मेरा दोस्त रॉय 2 लोग ही जा रहे हैं। पापा बोले, ये तो ठीक है, पर मेरे ख्याल से आपको मेहुल को भी ले जाना चाहिए और यदि मेहुल के साथ पुन्नू भी जाना चाहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। रही बात ऋचा बहन की, तो वो चाहे तो हमारे साथ या फिर अनु के घर में रह सकती है। पापा की बात सुनकर अंकल ने कुछ नहीं कहा। मेहुल बोला, अंकल ठीक कह रहे हैं पापा, मैं और पुन्नू भी आपके साथ चलेंगे, हम भी अपने चलने की तैयारी कर लेते हैं। अंकल बोले, जब भाई साहब यही चाहते हैं तो फिर मैं तुम लोगों को मना नहीं करूँगा, पर तुम लोग वहाँ जाकर परेशान ही होंगे। पापा बोले, आप इनकी परेशानी की फिक्र मत कीजिए, यही तो वक्त है जब ये जिंदगी की दुश्वारियों से लड़ना सीखेंगे, तभी तो इन्हें समझ में आएगा कि जिंदगी किस चीज का नाम है। ये बोलकर पापा ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, आप जाने से पहले मुझसे मिलकर जाइएगा। इतना कहकर पापा जाने को हुए तो अंकल ने उनसे चाय नाश्ता करने को कहा, तो पापा ने कहा कि तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है, पर जब वो अच्छे होकर लौटेंगे तब वो जरूर चाय नाश्ता करेंगे। ये कहकर पापा चले गए। पापा के जाने के बाद कीर्ति ने सबको पापा के अचानक मौसी के यहाँ आने की बात बताई और फिर मौसा जी से सारी बात मालूम होने के बाद अम्मी, निमी और उसके साथ पापा के अंकल के घर आने की बात बताई। पापा का ये रूप किसी के लिए नया नहीं था, क्योंकि पापा सभी के साथ इसी तरह से मिलनसार और दयालु हृदय के इंसान थे, जो सबके दुख सुख में बराबर से शरीक होते थे। इसलिए वो सभी की नजर में एक अच्छे इंसान थे, सिवाय मेरे और छोटी माँ को छोड़कर। और अब इसमें कीर्ति भी शामिल हो गई थी, क्योंकि उसे भी पापा के उस रूप के बारे में मालूम पड़ गया था, जो अभी तक दुनिया से छुपा था। खैर, पापा के जाने के बाद मेहुल और मेरे साथ चलने पर अंकल ने अपनी हाँ की मोहर लगा दी। कीर्ति ने आंटी को अपने साथ घर चलकर रहने को तैयार कर लिया। अब तय हुआ कि 3 दिन बाद हम लोग मुंबई के लिए निकलेंगे। आंटी थोड़ा परेशान थी, मगर अब उनका रोना बंद हो चुका था और वो स्थिति से समझौता कर चुकी थी। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है,
सबके मन में एक अनजाना सा भय घर कर गया था। फिलहाल तो सबको सिर्फ हमारे मुंबई जाने की तैयारी की पड़ी थी। आंटी के घर से आने के बाद छोटी माँ जहाँ मुझे समझाती रही, वहीं अम्मी निमी का चेहरा उतरा हुआ था। मैं पहली बार जो उनकी नजरों से दूर जा रहा था। उन्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि मैं मुंबई जाऊं। उनकी हालत को मैं समझ सकता था। मैंने और छोटी माँ ने मिलकर किसी तरह उन्हें तैयार कर लिया। रात को पापा आए तो उन्होंने छोटी माँ को कहा कि मैंने पुन्नू के खाते में पैसे डाल दिए हैं, उसे और जरूरत पड़े तो बोल देगा, मैं और पैसे डाल दूंगा। एक तरह से पापा ने अंकल के इलाज में कोई कमी ना हो इसका इंतजाम कर दिया था। रात को मेरी कीर्ति से बात हुई। वो भी मेरे जाने से उदास सी लग रही थी, मगर वो अम्मी निमी की तरह अपनी उदासी को जाहिर नहीं कर रही थी। उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द था और उसकी बातों से मुझे उसकी उदासी महसूस हो रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था। शायद कीर्ति को भी मेरी इस हालत का अंदाजा मेरी बातों से हो गया और वो बनावटी हंसी हंसते हुए बोली, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि मुंबई कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए जा रहा हो। अरे हंसते हंसते जा और हंसते वापस आ। मैं बोला, हाँ तुझे तो मेरे जाने से बहुत खुशी हो रही है, मगर मुझे जरा भी खुशी नहीं है। कीर्ति मुझे बहलाते हुए बोली, ये सब यहाँ की बातें हैं। वहाँ तो तुझे पहुँचते ही रिया मिल जाएगी, फिर तो तेरा वापस आने का मन ही नहीं होगा। इसलिए अब ये मुंह फुलाने का नाटक बंद कर दे। कीर्ति की बातों से ना जाने क्यों मुझे गुस्सा आ गया और इसी गुस्से में मैंने कॉल काट दिया। कीर्ति ने मुझे 2-3 बार कॉल लगाया पर मैंने नहीं उठाया। तब उसने मुझे एक SMS किया। कीर्ति का SMS, मेरी किसी खता पर नाराज ना होना, अपनी प्यारी सी मुस्कान कभी ना खोना, सुकून मिलता है देखकर मुस्कुराहट तुम्हारी, मुझे मौत भी आए तो भी मत रोना। इसके बाद कीर्ति ने मुझे फिर कॉल लगाया लेकिन मैंने नहीं उठाया तो उसने फिर SMS किया। कीर्ति का SMS, तुम रूठ जाओ मुझसे, ऐसा कभी ना करना, मैं एक नजर को तरसूं, ऐसा कभी ना करना। मैं पूछ हारूं 100 सवाल करके, तुम कुछ जवाब ना दो, ऐसा कभी ना करना। मगर इसके बाद भी ना तो मैंने उसके SMS का कोई जवाब दिया और ना ही उसे कॉल लगाया। तब उसने फिर SMS किया। कीर्ति का SMS, मेरा कॉल उठाओ नहीं तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। SMS करने के बाद उसने 2-3 बार फिर कॉल लगाया मगर मैंने नहीं उठाया तो उसने फिर मुझे SMS किया। कीर्ति का SMS, रात गहरी है, डर भी सकते हैं, हम जो कहते हैं कर भी सकते हैं। रूठने से पहले बस इतना सोच लेना, हम तो पागल हैं, मर भी सकते हैं। कीर्ति का ये SMS देखकर मैंने गुस्से में उसे कॉल लगा दिया। मैं बोला, अब तुम्हें क्या परेशानी है, ये फालतू की बकवास क्यों कर रही हो? मगर कीर्ति का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। कीर्ति बोली, तुमने मेरा कॉल क्यों काटा? मेरा गुस्सा कीर्ति को गुस्से में देखकर शांत पड़ गया और मैंने उससे झूठ कह दिया कि मैंने नहीं काटा था, वो अपने आप कट गया था। कीर्ति बोली, यदि अपने आप कट गया था तो फिर जब मैं कॉल लगा रही थी और SMS कर रही थी तो क्यों नहीं उठाया? मैं बोला, मैं गुस्से में था। कीर्ति बोली, तो अब गुस्सा शांत हो गया? मैंने कहा, हाँ। कीर्ति बोली, क्यों शांत हो गया? मैंने कहा, क्योंकि तुम्हें गुस्सा आ गया था इसलिए। मेरी बात सुनकर कीर्ति को हंसी आ गई और उसे हंसते देखकर मुझे भी हंसी आ गई। कीर्ति बोली, तुम्हें मेरे गुस्से से डर लगता है? मैं बोला, हाँ। कीर्ति बोली, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह मनाना नहीं आता। मेरी बात सुनकर वो फिर हंसने लगी और उसकी हंसी में मेरे दिल का सारा बोझ उतर गया। मैं बोला, मुझे ना जाने मुंबई में कितने दिन लग जाएंगे, क्या कल तुम कहीं घूमने चलोगी? कीर्ति बोली, हाँ बिल्कुल चलूंगी, मगर मेरी 2 शर्त है। मैं बोला, कैसी शर्त? कीर्ति बोली, पहली तो ये कि आज के बाद तुम कभी मेरा कॉल इस तरह से नहीं काटोगे और चाहे तुम कितना भी गुस्सा क्यों ना रहो लेकिन मेरा कॉल उठाओगे। मैं बोला, ठीक है, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। अब दूसरी शर्त बोलो। कीर्ति बोली,
कल किसी ऐसी जगह चलो जहां हम आराम से बैठकर ढेर सारी बात कर सकें और हमें रोकने वाला कोई ना हो। मैं बोला ठीक है, तो कल हम उसी वाटरफॉल पर चलते हैं जहां पिकनिक पर गए थे। वो बहुत शांत है और वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती। कीर्ति बोली हाँ वो जगह ठीक रहेगी, मगर घर में क्या कहेंगे? मैं बोला किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम स्कूल टाइम पर चलेंगे और स्कूल टाइम पर ही वापस आ जाएंगे, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तुम घर में इतना जरूर कह देना कि तुम्हें स्कूल से आने में देर हो जाएगी, और हो सके तो नितिका से भी कुछ बहाना बना देना ताकि वो तुम्हें स्कूल में ना पाकर घर फोन ना लगाए। कीर्ति बोली मुझे इतनी समझ है, मुझे कुछ मत समझाओ, तुम तो बस अपनी सोचो कि तुम्हें किससे क्या कहना है, क्योंकि जो भी परेशानी आती है तुम्हारी तरफ से ही आती है। मैं बोला मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद हम लोगों में कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। रात को 1 बजे हमने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और सो गए। सुबह मेरी नींद कुछ देर से खुली, मैंने टाइम देखा तो 6:45 बज चुके थे। मुझे कीर्ति से 7:30 बजे मिलना था। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, मगर मुझे घर से निकलते निकलते ही 7:30 बज गए थे। मैं जल्द से जल्द कीर्ति के पास पहुंचना चाहता था, इसलिए मैं बिना नाश्ता किए ही घर से निकल गया। मैं 15 मिनट देर से कीर्ति के पास पहुंचा। आज उसने ऑरेंज कलर की स्लीवलेस शॉर्ट कुर्ती और ब्लैक लेगी पहनी थी, उसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे देखकर कीर्ति बोली कि वो मेरा बहुत देर से इंतजार कर रही है। मैंने उसे सॉरी बोला और उसकी स्कूटी पार्किंग में लगाने के बाद हम लोग वाटरफॉल के लिए निकल पड़े। वाटरफॉल तक हमें पहुंचने के लिए लगभग 1 घंटे का सफर तय करना था। मैं चुपचाप बाइक चला रहा था, कीर्ति भी चुप थी। बहुत देर तक हम दोनों यूं ही खामोशी के साथ चलते रहे। जब हम सिटी के बाहर निकल आए और रास्ते आने जाने वाली गाड़ियों की तादाद कम हो गई, तब कीर्ति ने मुझसे कहा आज मुझे बाइक नहीं चलाने दोगे? मैं बोला अभी रास्ता खराब है, कुछ देर बाद चला लेना। फिर हम खामोशी से आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद रास्ता सही आ गया तो कीर्ति ने फिर मुझसे कहा अब तो रास्ता सही आ गया है, अब तो मुझे बाइक चलाने दो। उसकी बात सुनकर मैंने बाइक रोक दी और मैं पीछे बैठ गया और कीर्ति बाइक चलाने लगी। लेकिन बाइक चलाते चलाते कीर्ति को शरारत सूझी और उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। मैं बोला बाइक धीरे चलाओ, बड़ी गाड़ियां तेजी से निकल रही है। कीर्ति ने बाइक की गति कुछ कम की, मगर सिर्फ कुछ देर के लिए। थोड़ी देर बाद उसने फिर गति बढ़ा दी। मैं फिर बोला स्पीड कम करो। कीर्ति बोली मुझे इतने धीरे चलाने में मजा नहीं आता है, तुम चुपचाप बैठो, कुछ नहीं होगा। ये कहकर उसने स्पीड और बढ़ा दी। मैं बोला देखो अगर तुम्हें बाइक धीरे नहीं चलानी है तो तुम बाइक मुझे चलाने दो। कीर्ति बोली तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे पकड़कर बैठ जाओ, क्योंकि अब बाइक मैं ही चलाऊंगी और ऐसे ही चलाऊंगी। उसके तेज गति से बाइक चलाने से मुझे सच में डर लग रहा था कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए मैंने अपने दोनों हाथ आगे किए और बाइक के हैंडल से कीर्ति के हाथ अलग कर हैंडल अपने हाथों में ले लिया और बाइक की स्पीड कम कर दी। अब मैं हैंडल संभाला था, मगर कीर्ति के पैर अभी भी गियर और ब्रेक पर जमे हुए थे। वो कुछ देर तक तो हैंडल अपने हाथों में लेने की कोशिश करती रही, लेकिन जब मैंने उसे ऐसा नहीं करने दिया तो वो कभी गियर बदलने लगी तो कभी ब्रेक दबाकर छोड़ने लगी, जिससे बाइक झटके खाने लगी। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर जब वो नहीं मानी तब मैंने उसके पैर ब्रेक और क्लच से अलग कर अपने पैर जमा लिए। अब कीर्ति सिर्फ आगे बैठी थी और मैं बाइक चला रहा था। इस तरह बाइक चलाने में मुझे परेशानी भी हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।